आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जिसका पहले नाम दी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 था। बाद में अमेंडमेंट करके इसका नाम दी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कर दिया गया। मैं UPSJS एग्जाम्स में जो बहुत सारे माइनर एक्ट्स आ रहे हैं उन पर वीडियोस बना रहा हूं। इससे पहले मैंने यूपी डेकॉइटी अफेक्टेड एरियाज की वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ ऑनलाइन। द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पहले देख लेते हैं। इसमें चैप्टर्स नहीं दे रखे हैं, पार्ट्स के नाम से इसे बना रखा है और इसमें टोटल 15 पार्ट्स हैं और 93 सेक्शंस हैं। पहले ही मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। फिर भी हम जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए इस पूरे एक्ट को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है प्रिलिमिनरी, जिसमें शॉर्ट टाइटल डेफिनेशंस दे रखी हैं। उसके बाद पार्ट 2 है रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए, कि इंस्पेक्टर जनरल होगा, रजिस्ट्रार होगा, सब रजिस्ट्रार होगा, इंस्पेक्टर्स होंगे। और फिर पार्ट 3 रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स के बारे में दे रखा है, जो कि मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। सेक्शन 17 कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है और 18 उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है जिनका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। फिर पार्ट 4 में बताते हैं कि टाइम फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कितना टाइम होना चाहिए। जनरली 4 महीने होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स जो एग्जीक्यूट होते हैं, उनको जो डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं उन्हीं को डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड कहा जाता है। साइन करने को ही एग्जीक्यूटेड करना कहा जाता है। पार्ट 5 में बताया है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसे हम पढ़ेंगे। फिर पार्ट 6 में बता रखा है प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स की जो फॉर्मेलिटीज हैं प्रेजेंट करने की, फोटोग्राफ्स लगा होना चाहिए, वो सब फॉर्मेलिटी। और विल्स के लिए इसमें स्पेसिफिकली दे रखे हैं 2 सेक्शंस, और विल्स का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है जो सेक्शन 18 में दे रखा है। विल के डिपॉजिट के लिए भी इसमें प्रोविजन दे रखे हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 10 दे रखा है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, नॉन रजिस्ट्रेशन होगा या रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स पार्ट 11 में दे रखा है, जिसमें रजिस्टर बुक्स के बारे में, प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में, स्पेशल ड्यूटीज ऑफ सब रजिस्ट्रार, स्पेशल ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार्स, कंट्रोलिंग पावर ऑफ रजिस्ट्रार्स एंड इंस्पेक्टर जनरल के बारे में बता रखा है। पार्ट 12 में दे रखा है रिफ्यूजल टू रजिस्टर। अगर रिफ्यूजल कर दे रजिस्ट्रार तो अपील कहाँ होगी, किसके सामने होगी, उसके बारे में दे रखा है। फीस के बारे में दे रखा है पार्ट 13, पेनल्टीज के बारे में पार्ट 14 और मिसलेनियस प्रोविजन पार्ट 15 में दे रखे हैं। इसमें इस पूरे PDF में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मार्क करे हुए हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एडिशनल इसमें लिखी हैं, जिससे मेंस की आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम ना हो, प्री में आपको आंसर सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट नंबर 16 है 1908 का और इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एंड सीक्रेट ट्रांजैक्शंस एंड गिव सर्टेनिटी टू टाइटल्स। और यहाँ जो टाइटल मिल जाता है वो राइट एंड रेम होता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट मतलब कहना इसका ये है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को इसलिए बनाया गया, उद्देश्य इसका ये है कि कोई ट्रांजैक्शन सीक्रेटली ना किया जाए, वो रजिस्टर किया जाए, और फ्रॉड ट्रांजैक्शन से या फ्रॉड टाइटल होल्डर्स से बचने के लिए ये रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया। और इसके अंदर जो मालिकाना हक मिल जाता है, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो जिसको मालिकाना हक मिलता है वो राइट इन रेम में होता है, मतलब पूरी दुनिया के अगेंस्ट उसका राइट होता है उस डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन कराने से। इसका स्कोप है
concerned with documents and not with transaction, legal importance attached to the transactions. इसमें स्कोप इसका ये है कि ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, इसमें डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन को कंसर्न किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को 10 रुपए का अपना मोबाइल बेचा तो मेरी और उसकी ट्रांजैक्शन के बारे में रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं है, ना ही उस पर फोकस करता है। ये जो मैंने ट्रांजैक्शन करी उसको रजिस्टर करने में, डॉक्यूमेंट जो मैं क्रिएट किया उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए दी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बनाया गया है। और इसका मीनिंग है द रिकॉर्डिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, रजिस्ट्रार के पास में जमा करा दिया जाए और वो उसकी मोहर लगा दी जाए उसके ऊपर, इसीलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया। यही इसकी मीनिंग है। फिर पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, पर्पस कहता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का टू कंसोलिडेट द स्कैटर्ड लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन लाइक इन मैनी एक्ट्स लाइक ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसा आपने देखा होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बताया गया है कि 100 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी चाहिए और 100 रुपये से नीचे की प्रॉपर्टी को रजिस्टर मैंडेटरी नहीं है। और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है कि एक्सेप्शन ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसिडरेशन, इट शुड बी रजिस्टर्ड। तो ऐसा रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स स्कैटर्ड थे। उन एक्ट को, इसका प्रीएम्बल में कहता है, उन एक्ट्स को कंसोलिडेट, उन लॉज को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत थी। उन लॉज को कंसोलिडेट करके एक रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बनाया गया, जो कि 18 दिसंबर 1908 को इनेक्ट किया गया। और ये 1 जनवरी 1909 में फोर्स में आया, लागू हुआ, और ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है, पूरे इंडिया पे लागू होता है। ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन पहला, मैं जल्दी सारी डेफिनेशन कवर कर दूंगा, आप ध्यान से सुनते जाइए। एडिशन, जैसे आपने सुना होगा कि सन ऑफ लगा है, रेजिडेंस ऑफ लगा है, जो ये एडिशन किया जा रहा है उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बारे में, उसकी वल्दियत के बारे में, ये वो सारी चीज़ें एडिशन कहलाती हैं। ये 2K1 में दे रखा है, 2K2 में बुक के बारे में दे रखा है, 2K3 में डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में दे रखा है। अब इम्पॉर्टेंट जो है इसमें, जो प्री में क्वेश्चन आ सकता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आ सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है रजिस्ट्रेशन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वो डेफिनेशन दे रखी है, इट इंक्लूड्स द हाई कोर्ट इन इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन 5 हाई कोर्ट्स को है, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, दिल्ली एंड हिमाचल। और फिर आगे बढ़ते हैं, एंडोर्समेंट और एंडोर्स 5 में दे रखा है 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैंने हाईलाइट कर रखी हैं सारी वो डेफिनेशंस या सारी वो चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। इमूवेबल प्रॉपर्टी की 2(6) के अंदर डेफिनेशन दे रखी है, और ये डेफिनेशन कहती है कि इसमें लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडेटरी अलाउंस, राइट टू वेज, लाइट, फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड and things attached to earth or permanently fastened to anything which is attached to earth but standing timber, growing crops nor grass। तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन दे रखी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। अब 2(7) में लीज के बारे में बता रखा है, इट इंक्लूड्स काउंटर पार्ट्स, कबूलियत and undertaking to cultivate or occupy and an agreement to lease।
एग्रीमेंट टू लीज भी लीज की डेफिनेशन में आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। काउंटर पार्ट, कबूलियत एंड अंडरटेकिंग टू कल्टीवेट और ऑक्यूपाई एंड एन एग्रीमेंट टू लीज 2.7 लीज की डेफिनेशन में। फिर माइनर आपको पता है 2.8 में दे रखा है, द पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड मेजॉरिटी माइनर कहलाता है। और 2.9 में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है, इसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है पूरे पीडीएफ में वो आपको ध्यान में रखना है। 2.9 मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, कहता है इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, फ्रूट अपॉन एंड जूस इन ट्रीज। ये आपको ध्यान में रखना है, फ्रूट अपॉन एंड जूस इन ट्रीज एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और फ्रूट और ट्रीज के अंदर जो जूस है, फ्रूट के अंदर जो जूस है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। और सारी वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरे डिस्क्रिप्शन की है, वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। रिप्रेजेंटेटिव 2.10 में दे रखा है। हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 जो दे रखा है ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, यहां हम समझेंगे कि इंस्पेक्टर जनरल, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और जो इनकी हायरार्की दे रखी है उसे हम समझते हैं। हायरार्की जो इनकी है वो इंस्पेक्टर जनरल, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर, ये इसकी हायरार्की दे रखी है। अब इसे देख लेते हैं। इंस्पेक्टर जनरल पार्ट सेक्शन 3 में दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर जनरल को। ये हेड ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गए इंस्पेक्टर जनरल। ये 3 में आपको याद रखना है। 4 रिपील हो चुका है। 5 में डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। 6 में रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार दे रखा है। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। सेक्शन 7 में एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है। ये ऑफिस, ये बिल्डिंग, ये कौन बनाएगा? ये स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये सबसे निचले पायदान पर हायरार्की में है। इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ये भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और ये सबऑर्डिनेट होंगे। इंस्पेक्टर जो सबऑर्डिनेट होंगे वो इंस्पेक्टर जनरल के सबऑर्डिनेट होंगे। 9 रिपील हो गया। 10 एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वेकेंसी इन हिज ऑफिस, अगर रजिस्ट्रार एब्सेंट है या उसके ऑफिस में वैकेंसी है, इसको जरा ध्यान से टेक्निकलिटी के हिसाब से इसे पढ़ना है, इसे समझना है। इसमें यह बताया गया है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर दे रखी है, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज कब रजिस्ट्रार की भूमिका निभाएगा, इस चीज को समझना है। तो अगर रजिस्ट्रार एब्सेंट हो जाए या उसके ऑफिस में वैकेंसी आ जाए तो इंस्पेक्टर जनरल की ड्यूटी है कि वो किसी ऑफिसर को अपॉइंट करे रजिस्ट्रार के एब्सेंस में या उसकी वैकेंसी पे। अगर वो इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट नहीं करता है तो इन डिफॉल्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज साहब हैं वो रजिस्ट्रार की भूमिका निभाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रार एब्सेंट हैं तो सब रजिस्ट्रार या जिसको भी अपॉइंट किया जाएगा वो व्यक्ति रजिस्ट्रार की एब्सेंस में उनकी ड्यूटी करेगा। फिर सब रजिस्ट्रार अगर नहीं है 12 में और या वैकेंसी है, तब सब रजिस्ट्रार एब्सेंट है या टेम्परेरी वैकेंट है, तब रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा किसी भी व्यक्ति को, तो वो सब रजिस्ट्रार का काम करेंगे, ड्यूटी संभालेंगे।
फिर 14, 15, 16 देख लेते हैं कि 16 में ये भी प्री का एक क्वेश्चन बन सकता है। 16 में ये बताया गया है कि जो रजिस्टर बुक्स हैं वो फायर प्रूफ बॉक्सेस में रखी जाएंगी जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये ध्यान रखना है, फायर प्रूफ बॉक्सेस में रखी जाएंगी जिनमें आग ना लग पाए। फिर अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, पार्ट थर्ड, और रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट। अब ये इसका एक एक शब्द इस सेक्शन का इंपॉर्टेंट है और इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसे ध्यान से समझना है। 17 कहता है वो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में 17 बात करता है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो 17 बात करता है उन डॉक्यूमेंट्स की जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एक एक करके देख लेते हैं। अगर गिफ्ट करोगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो गिफ्ट चाहे कितने रुपए का भी हो वो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वैल्यू 100 रुपए से कम की हो, 100 रुपए से ज्यादा की हो, वो इमटेरियल है। गिफ्ट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का करा तो वो गिफ्ट मैंडेटरीली रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद बताते हैं, बी में बता रहे हैं अदर non-testamentary instrument which purports or operates to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees and upwards to or in immovable property। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, यहाँ आपको समझा दूं मैं कि इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट में क्या अंतर होता है। यहाँ वर्ड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया है और ऊपर जो सेक्शन 17 की हेडिंग है वो डॉक्यूमेंट्स वर्ड इस्तेमाल कर रही है। तो इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट में अंतर ये है, जिस कागज से, जिस डॉक्यूमेंट से कोई राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इफेक्ट होता है तो वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाता है, ठीक है। और अगर 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, आप कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिससे प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई राइट, टाइटल, इंटरेस्ट वेस्टेड हो या कॉन्टीजेंट हो, आप क्रिएट कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, असाइन कर रहे हो या लिमिट कर रहे हो या एक्सटिंग्विश कर रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट विल को छोड़कर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना कंपलसरी है। सी में बता रखा है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो विल नहीं है। यहां बता रहा है कि अगर कोई रसीद का एक्नॉलेजमेंट कर दिया, किसी पेमेंट की रसीद का एक्नॉलेजमेंट कर दिया, तो उसको भी जिससे राइट, टाइटल और इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन, क्रिएशन, असाइनमेंट या लिमिटेशन होता है, तो उसको भी रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। फिर डी में बताता है कोई लीज आप कर रहे हैं जो लीज 1 साल से ऊपर की है, उसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी रेंट एग्रीमेंट्स बनते हैं वो सारे के सारे रेंट एग्रीमेंट्स 11 महीने के बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेक्शन 17 के सब क्लॉज डी में लिखा है कि 1 साल से ऊपर का अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आपने रेंट पे दी, लीज दी, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। फिर ई में कह रहा है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। 100 रुपये से ऊपर की कोई डिक्री बन जाए, कोर्ट डिक्री पास कर दे या ऑर्डर पास कर दे, वही जिससे कोई राइट क्रिएट हो रहा हो, राइट, टाइटल और इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हो, डिक्लेयर हो रहा हो, असाइन, लिमिट हो रहा हो या एक्सटिंग्विश हो रहा हो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो 100 रुपये से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है उस डिक्री या ऑर्डर से,
उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। फिर यहाँ इसमें प्रोविजो भी है 1A, आपने पार्ट परफॉर्मेंस 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा होगा। पार्ट परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली दे रखा है, अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में पार्ट परफॉर्मेंस होती है, अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है और उस डॉक्यूमेंट को अगर रजिस्टर नहीं कराया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। ये 1A में दे रखा है, अमेंडमेंट करके डाला गया है 2001 में। फिर आगे बढ़ते हैं, नथिंग इन क्लॉज बी और सी, ये बी और सी 100 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी या फिर उसकी रसीद की एक्नॉलेजमेंट। Nothing in clause B or C of subsection 1 applies to any compromise or settlement. Composition deed मतलब कोई compromise और settlement या shares हो या डिबेंचर हो, इनके लिए ये लागू नहीं करता है। या फिर merely creating a right to obtain other document, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जिससे दूसरा डॉक्यूमेंट ले पाए। ये फिर कह रहा है एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एक्सेप्ट अ डिक्री और ऑर्डर एक्सप्रेस टू बी मेड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज और कंप्राइजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग। उस डिग्री को छोड़कर जिसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया हो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी को छोड़कर जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग हो, उस डिग्री ऑर्डर ऑफ कोर्ट को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहता है ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या पार्टीशन बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, जो कुर्रे के मुकदमे होते हैं उनको उनका पार्टीशन अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने कर दिया, उसे भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट या एग्रीकल्चर लोन्स एक्ट या चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट या एंडोर्समेंट ऑन अ मॉर्गेज प्रॉपर्टी या कोई पब्लिक ऑक्शन करा हो सिविल या रेवेन्यू ऑफिसर ने, उसने सर्टिफिकेट दिया हो, तो ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन में बताता है कि अगर रिसाइटल ऑफ द पेमेंट के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है तो उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 17 सब क्लॉज 3 में बताया है कि अथॉरिटीज टू अडॉप्ट अ सन, अगर आप देते हैं 1 जनवरी 1872 के बाद तो उसे रजिस्टर कराना जरूरी है। पर मेरे हिसाब से ये ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर एक वुमेन को अपने हस्बैंड की अथॉरिटी की जरूरत ही नहीं है अब, अगर उसे अडॉप्शन करना है तो। सो आई बिलीव इट इज रिडेंडेंट नाउ। आगे जो सेक्शन 18 डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। Please do subscribe my channel and share this video to everyone who needs this video. Thank you really very much for your time and patience. Best of luck for your exams, and please share and subscribe the video. Have a nice time ahead. Bye-bye.